नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। इसके तहत जो है हम बहुत से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स के वो हम करा रहे हैं और ये 17वीं क्लास है। यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, तो इसे ज़रूर जाके देख लें क्योंकि जब तक आप एक क्रम से नहीं चलेंगे तब तक आप जो है एक लिंक भी स्थापित नहीं कर पाएँगे और फिर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने करंट अफेयर्स पूरा किया है। तो विश्वास मानिए आप जितना भी समृद्धि संस्थान के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही हैं या साथ-साथ क्योंकि रिवीजन सीरीज हो रही है, यूपी स्पेशल की क्लासेस हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए और फिर देखिएगा परीक्षा में कितना बेहतरीन स्थिति में आप रहेंगे। तो आइए अपना पहला टॉपिक देखते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे। तो ऐसी स्थिति में तो आपको ज़रूर चैनल पे बने रहना है क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि परीक्षा एकदम निकट है और संस्थान कितना महत्वपूर्ण प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा है। तो आप लोग ज़रूर चैनल पे बने रहिए। जो हमारा पहला टॉपिक है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जारीकर्ता कौन है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें शामिल देश कितने थे? तो 163 देश शामिल थे और विश्व के 3 शीर्ष शांति प्रिय देश में आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है और थर्ड पे जो है न्यूजीलैंड है। तो आइसलैंड लगातार सबसे शांति प्रिय देश बना हुआ है, तो आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे अशांत देश में नंबर 1 पे रूस आ गया है। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि अभी तक रूस अशांत देश की श्रेणी में नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में विश्व के 3 सबसे अशांत देश में रूस फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूक्रेन है और थर्ड पे जो है वो सूडान है। और अगर भारत की आप रैंकिंग देखेंगे तो भारत इसमें जो है 115वें रैंक पे है और 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 116वीं। तो मतलब एक पायदान जो है वो भारत की रैंकिंग बेहतर हुई है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है तो परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी की जो एक रिपोर्ट आई है और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। जब हम लोग मेंस की क्लास लेते हैं तो वहां इसकी चर्चा करते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? तो 17 जून 2025 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी की गई। कब जारी की गई? 17 जून 2025 को। अब अगर देखें तो वैश्विक परमाणु हथियार की अगर स्थिति की चर्चा करें तो 2025 की शुरुआत में विश्व में कुल 12,241 परमाणु वारहेड थे। मतलब सोचिए, जो कहा जाता है कि हम परमाणु हथियारों के ढेर पे बैठे हुए हैं, तो ये एकदम स्पष्ट है। सोचिए 2 4 6 परमाणु बम ही पूरे देश दुनिया को तबाह करने के लिए पर्याप्त है और संख्या कितनी है वैश्विक स्तर पर? तो 12,241। अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं, रूस के पास 5,459 एवं चीन के पास आप देखेंगे तो 600 वारहेड है। मतलब मैक्सिमम तो इन्हीं 3 देशों के पास है, उसमें भी अमेरिका और रूस के पास सर्वाधिक है। अगर भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत में परमाणु हथियारों की अनुमानित जो संख्या है जनवरी 2025 में 180 हो गई है। मतलब हमारी जो जनवरी 2025 की स्थिति थी तो उसमें 180 परमाणु हथियार हमारे पास थे। जनवरी 2024 में ये संख्या कितनी थी? तो 172 थी। जबकि अगर पाकिस्तान में कुल परमाणु वारहेड की संख्या देखेंगे तो वो भी कुछ पीछे नहीं है, 170 उसके पास भी हैं। और वही है कि जो वहाँ के हुक्मरानों ने घोषणा की थी नहीं कि जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण पहला कर लिया, तो उस समय के जो वहाँ सत्ता के शीर्ष पर थे तो उन्होंने कहा कि भले हम गरीब मुल्क हैं और हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। तो मतलब पाकिस्तान के समय स्थिति वही है कि वैश्विक स्तर पर वो कटोरा लेके भीख ही मांग रहा है, लेकिन परमाणु बम बनाएगा और संख्या भी आप देख लें कि 170 के करीब है।
अब अगला जो महत्वपूर्ण एक समिट हुआ है, तो G7 राष्ट्रों का 91वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो ये क्रम क्या है, 51 है। कहाँ आयोजित हुआ है, तो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। कब हुआ है, तो 15 से 17 जून 2025 के बीच हुआ है ये। और इसमें अगर देखेंगे तो भारत को इसमें गैर साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। मतलब G7 तो विकसित देशों का समूह है, भारत तो अभी विकसित है नहीं, तो भारत इसका सदस्य तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इसमें भारत को गैर साझेदार देश के रूप में शामिल मतलब बुलाया गया था, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो शिरकत भी की थी। तो आप इसको भी जानते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले ये कुछ संस्थान के द्वारा मेंस के बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा आरओ मेंस को लेकर के, और दूसरा जो बैच हमारा है वो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के है। तो ये दोनों बैच आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। नंबर है 7303307507। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर लें, संस्थान के लोग और बेहतर बताएंगे। चलिए, जो हमारा चौथा टॉपिक है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की चर्चा कर लेते हैं। तो जारीकर्ता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जारीकर्ता क्यों बता रहे हैं, तो अगर आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आपको पता होगा कि कई बार तो जारीकर्ता ही पूछ लेता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होता है। संस्करण कौन सा था, 19वां था। इसमें कुल शामिल देश कितने थे, तो 148 देश इसमें शामिल हुए। यह रिपोर्ट लैंगिक समानता की 4 आयामों, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व, राजनैतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर को मापती है। तो ये इसके 4 आयाम हैं। और अगर इसमें आप देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई है, तो शीर्ष रैंक किसकी है, तो आइसलैंड यहाँ शीर्ष पर है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड है, थर्ड नंबर पर नॉर्वे है। और अगर न्यूनतम रैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पाकिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर रहता नहीं था। तो इस बार इसकी सबसे न्यूनतम रैंक है। और चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, और हमारा पड़ोसी क्या, पहले तो ये हमारा छोटा भाई ही था, लेकिन इसकी जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। भारत की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 131 है, मतलब 131 है। और 2024 में जो रैंकिंग थी वो 129 थी। तो हमारी भी रैंकिंग में गिरावट आई है 2 अंकों में। और हमारी भी स्थिति अगर देखा जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बहुत बेहतर नहीं है। भाई, इसमें कुल 148 देश ही शामिल हैं, और 148 में हमारी स्थिति 131 है। और अगर 148 पे देखा जाए तो वो पाकिस्तान है, और आइसलैंड इसमें शीर्ष पर है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा कि संस्थान कितना ज्यादा मतलब सार्थक प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा है। बस आप लोग धैर्य पूर्वक जो है 15-20 मिनट बने रहिए और इसको देखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें जो है वो मोटिवेशन देता है। अगला जो है हमारा मानव विकास रिपोर्ट 2025, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब यूएनडीपी द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका शीर्षक क्या है, तो ए मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। तो शीर्षक का भी ध्यान रखिए, कई बार तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है। और शीर्ष एचडीआई रैंकिंग वाले अगर देश की बात करेंगे तो इसमें आइसलैंड नंबर 1 पर है, नॉर्वे सेकंड पे है, और स्विट्जरलैंड थर्ड पे है। इसी तरीके से न्यूनतम एचडीआई रैंकिंग वाले देशों में दक्षिण सूडान नंबर 1 पे है, सोमालिया सेकंड पे है, और थर्ड पे है सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य। अगर भारत की एचडीआई रैंकिंग आप देखेंगे तो चूंकि इसमें कुल 193 देशों ने भाग लिया था, तो भारत की एचडीआई रैंकिंग कितनी है, तो 130वीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके पूर्व में भारत की रैंकिंग आप देखेंगे तो 133वीं थी, मतलब हमारी रैंक थोड़ा सा बेहतर हुई है। भारत का एचडीआई मूल्य जो है वो 2022 में
0.676 से बढ़ करके 2023 में 0.685 हो गया है। जो इसकी अगर श्रेणी है तो ये मध्यम मानव विकास की है। तो ये भारत जो एसडीआई रैंक है तो वो 130 है और हमारी जो श्रेणी है मध्यम मानव विकास की है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 की चर्चा करते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट। और वैश्विक स्तर पर कुल पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? तो 1136 गीगावाट है। मतलब वैश्विक स्तर पर जो पवन ऊर्जा की क्षमता है 1136 गीगावाट है। और इसमें अगर देखेंगे तो शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? तो चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है और चौथे नंबर पे हमारी रैंकिंग है भारत। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो चीन शीर्ष पर है, भारत की रैंकिंग चौथी है। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय लिस्बन पुर्तगाल में है। फिर जो हमारा 7वां है कि वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और ये आईआर में हम लोग इसको बताते हैं कि भाई कौन सा देश जो है अपना कितना सैन्य व्यय अपने जीडीपी का कर रहा है। तो जो सिपरी रिपोर्ट इसके जारीकर्ता कौन है? तो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी की जाती है। कब जारी हुई है? 27 अप्रैल 2025 को हुई है। और अगर इसके शीर्षक को आप देखेंगे तो ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसका शीर्षक है। और विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्चा करने वाले देश कौन है? तो देखिए नंबर 1 पर है अमेरिका। और अमेरिका कितना सैन्य व्यय करता है सैन्य पर? तो 997 अरब डॉलर है। मतलब इसका आप मूल्य देखिए रुपए में, मतलब डॉलर में। तो 997 अरब डॉलर अमेरिका खर्चा करता है। चीन सेकंड नंबर पे है, लेकिन गैप देखिए 314 अरब डॉलर पे आकर के चीन रुक गया। मतलब सेकंड नंबर पे भले चीन है, लेकिन दोनों में करीब करीब तिगुने से भी ज्यादा का अंतर है। मतलब जितना चीन अपने रक्षा बजट पे खर्चा करता है सैन्य वेपन्स में, ये सब चीजों में, उससे 3 गुना ज्यादा अमेरिका खर्चा करता है। और सेकंड पे चीन है, थर्ड पे रूस है। रूस की जो भूमिका है वो 149 अरब डॉलर मतलब 149 अरब डॉलर है। जर्मनी 88.5 अरब डॉलर खर्चा करता है। और फिर 5वें नंबर पर हम वैश्विक स्तर पर हैं। हम जो खर्चा करते हैं वो 86.1 अरब डॉलर खर्चा करते हैं। तो मतलब आप ऐसे जोड़ लीजिए कि जितना अमेरिका खर्चा करता है उसके बाद के 10 जो शीर्ष देश है वो मिला करके नहीं खर्चा करते होंगे। और इसीलिए जो अमेरिकी जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं देश दुनिया के लिए कुछ हद तक घातक भी होती हैं, क्योंकि इन्हें अपना वेपन्स बेचना होता है। भारत को सैन्य व्यय देश के जीडीपी का 2.3 तथा विश्व के कुल सैन्य खर्च का 3.2 रहा। मतलब जो हमारा सैन्य व्यय है वो हमारी अपनी जो जीडीपी है उसका हम 2.3% तथा विश्व में जो कुल सैन्य खर्च हुआ है उसका 3.2% हम व्यय कर रहे हैं। अमेरिका विश्व के कुल सैन्य व्यय का 37% अकेले व्यय करता है। पीछे तो मैंने दिखाया है कि वो कितना बड़ा अमाउंट खर्चा कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के सैन्य व्यय में रिकॉर्ड 65% की वृद्धि हुई है। तो क्यों ना वृद्धि हो, देख ही रहे हैं कि इजराइल जो है इस समय गाजा में एकदम आतंक मचाए हुए है। साथ ही साथ वो ईरान से उलझ रहा है, सीरिया को बर्बादी करके रख दिया है। तो उसकी नीति ही जो है वो विस्तारवादी है और उसे जो है इस समय के जो राष्ट्रपति हैं पूरा समर्थन भी मिला हुआ है ट्रंप महोदय का। तो ऐसे में तो उसकी नीतियां काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। फिर 8वां जो है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये जारी कब हुआ? तो 3 मई 2025 को। इसमें अगर शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करता आप देश देखेंगे तो नॉर्वे नंबर 1 पर है, एस्टोनिया 2 पर है, नीदरलैंड 3 पे है। और निम्नतम रैंकिंग प्राप्त करता देश आप देखेंगे तो इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है, उत्तर कोरिया सेकंड पर है और चाइना जो है वो थर्ड स्थान पर है।
अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की आप स्थिति को देखेंगे तो 180 देशों में हमारी स्थिति 151 की है और भारत के लिए यह सूचकांक 32.96 आकलित है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में गंभीर स्थिति को दर्शाता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि भाई 180 देशों में हमारी रैंकिंग 151 है, तो वैसे भी हम गंभीर स्थिति में हैं। और इस समय तो जो भारतीय मीडिया है, भारतीय प्रेस संस्थान है, उस पे तो सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं और कोई और नहीं, भारत के लोग ही उठा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार मीडिया को भी अपना आत्मलोकन करना चाहिए और उनका जो वास्तविक उद्देश्य है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष भारत की स्थिति में 8 स्थानों का सुधार हुआ क्योंकि 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है। तो थोड़ा-सा आप सुधार भी देखेंगे, जो अभी 151 है, वो 2024 में यदि तुलना करें तो 2024 से 8 अंकों की सुधार हुआ क्योंकि 2024 में हमारी रैंकिंग 159 थी। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की चर्चा कर लेते हैं। इसके जारीकर्ता कौन है? थिंक टैंक जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अगर इसमें शीर्ष रैंकिंग देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि आरंभ के 1, 2 और 3 रैंकिंग किसी देश को प्राप्त नहीं हुई है। मतलब 3 रैंकिंग तक कोई भी देश जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नहीं पाया है। डेनमार्क की रैंक चौथी है, तो ये चौथा है। मतलब डेनमार्क शीर्ष पे नहीं है, डेनमार्क चौथा रैंक पाया है क्योंकि 3 रैंकिंग किसी को दी ही नहीं गई है। और अगर न्यूनतम रैंकिंग की बात करें तो ईरान जो है वो सबसे निचले स्थान पर है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरब है, थर्ड नंबर पर यूएई है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 10 है, जबकि 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 12 थी। मतलब हमारी रैंकिंग जो है थोड़ा सा बेहतर हुई है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो चीन जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में शीर्ष पर है, जबकि यूएसए जो है द्वितीय स्थान पर है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2025 वाला। कहाँ हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। कब हुआ है? 26 मई 2025 को हुआ है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की है। और इसका अगर मुख्य विषय आप देखेंगे तो समावेशियन और स्थिरता, ये इसका मुख्य विषय है। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है और ध्यान रहे भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान का। और इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट और देख लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? तो 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसी तरीके से 11वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड में, मतलब थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। विषय क्या है? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसका विषय है। पीएम मोदी ने 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन में 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया। तो इसमें जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शिरकत किए थे और इन्होंने 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण भी किया। चूंकि बिम्स्टेक का नेतृत्व हर 2 साल में बदलता रहता है, अतः 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि अब बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बांग्लादेश है और जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने इस जिम्मेदारी को ग्रहण किया है। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? आईक्यू एयर द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया गया है? मार्च 2025 में। इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर, मतलब जो 20 महत्वपूर्ण शहर है उसमें 13 जो है भारत में है तथा भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। सोचिए, मतलब जो सबसे दूषित 20 शहर पूरे विश्व में है, तो उसमें 13 जो शहर हैं वो तो केवल भारत के ही हैं और भारत जो है विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश भी है।
वैश्विक स्तर पर 5 सबसे प्रदूषित देश अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे चाड है, नंबर 2 पे बांग्लादेश, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 5वें पे भारत। तो मतलब सोचिए कि ये भारत के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि हमारी जो गणना हो रही है, चाड, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ हो रही है। विश्व की सबसे प्रदूषित जो शहर है, वो मेघालय में स्थित बर्निहाट है। तो विश्व में सबसे प्रदूषित शहर अपने मेघालय, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का मेघालय राज्य है, उसका बर्निहाट एक शहर है, ये सबसे प्रदूषित शहर है। और राजधानी नई दिल्ली जो है लगातार 6वें वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। मतलब सोचिए कि जो हमारी अपने देश की राजधानी नई दिल्ली है, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है और लगातार ये 6 वर्षों से बनी हुई है। मतलब यहाँ जो है सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पता नहीं क्या कर रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है जलवायु जोखिम सूचकांक, तो जारीकर्ता पर्यावरण थिंक टैंक और जर्मन वाच के द्वारा यह सूचकांक मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करती है। इसमें कुल शामिल देश कितने हैं? तो जलवायु जोखिम सूचकांक में 171 देश शामिल हुए। वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित अगर शीर्ष देश आप देखेंगे तो इसमें पाकिस्तान, बेलीज एवं इटली थे। और अगर वर्ष 1993 से 2022 की अवधि में अत्यंत सामान्य चरम घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित देश आप देखेंगे तो देखिए, अगर वर्ष 2022 पूछे तो आप पाकिस्तान, बेलीज, इटली को लगाएंगे। लेकिन अगर 1993 से 2022 के बीच एक औसत आप देखेंगे तो उसमें जो सबसे प्रभावित देश रहा है वो डोमिनिका रहा है, फिर होंडुरास रहा है, म्यांमार रहा है और वनुआतु रहा है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और जलवायु जोखिम सूचकांक में यदि भारत की रैंकिंग देखेंगे तो भारत की रैंक जो है वो 6वीं है। अब एक अपने देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मितेश खापरा, और इन्होंने काफी उपलब्धि पाई है, तो थोड़ा सा इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने सितंबर 2025 में जारी सूची में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर मितेश खापरा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब इस सूची में कौन शामिल हो, एलन मस्क शामिल हो, मतलब विश्व के सबसे धनी व्यक्ति, और सैम अल्टमैन जैसे बड़े नाम शामिल हो, तो ऐसे में मितेश खापरा के लिए बड़ी उपलब्धि है। और मितेश खापरा जो है AI4 भारत पहल के सह संस्थापक हैं। तो जो AI4 भारत पहल है, इसके सह संस्थापक भी कौन है? तो यही मितेश खापरा है। और अंतिम हमारा आज का जो है वो एनवीडिया को देख लेते हैं। तो एनवीडिया जो है एक चिप बनाने की कंपनी है और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं तक थी, अभी आप जाइएगा नहीं, इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। तो यदि अभी तक आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाएं। और सबसे लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो कुछ हमारे लिंक्स हैं, एक तो हमारा ऊपर ही दिख रहा होगा कि @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम है, दूसरा जो हमारा है समृद्धि आईएएस का यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, तीसरा जो चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये तीनों चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।